चलो बच्चों, हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ें हैं, ज़रा इसको समझते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, जेई और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से 11 ध्यान दिया है तो भी आप यहाँ से आगे बहुत आराम से चलिए। ठीक है, और यदि नहीं ध्यान दिया है तो भी बच्चों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जो मैं कहता चल रहा हूँ हर दिन उतना काम आप करते चलिए, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। जो भी मैं कहूँ कि 11th का ये टॉपिक रिवाइज कर लीजिए या इस पार्ट को कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक नहीं दूंगा, एक पर्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए उस पर हम लोग धीरे धीरे अभी बात करते हुए चलेंगे। पहले यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना रखी हैं जिसके बनाने के दौरान टाइम जो है वो बर्बाद ना हो अपना, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको किसी एक लेक्चर में प्रोवाइड कर सकूं। ठीक ना, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, और एक है आपका सॉल्यूट, दूसरा है क्या, सॉल्वेंट। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। हमारे जेई सिलेबस में जो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में आती है, इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो हमको पहली पढ़नी है वो है हमारी क्या, वेपर प्रेशर के बारे में जानकारी लेना कि क्या होता है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहली कहानी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोगों को कुछ फंडामेंटल्स जरा सोचने पड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे तो इससे इसको हम बहुत आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे ये सॉल्वेंट है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर रखा हुआ है। ठीक, इस सॉल्वेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल की स्पीड वर्सेस उनकी पॉपुलेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कुछ वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दौरान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये था कि इस जगह पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया हमने वो पॉपुलेशन, और यहाँ हमने ले ली है उनकी स्पीड। तो इस सिस्टम के साथ जो भी मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हैं उनकी एनर्जी और उनकी पॉपुलेशन के बीच में एक ग्राफ है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी स्पीड बहुत कम है। ये बता रहा है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करवाता हूँ। आप एक काम करो, इसके बार ग्राफ को बनाओ। बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल, इनका फ्रैक्शन कैसा है? कम है। बहुत ज़्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल, इनका फ्रैक्शन भी कैसा है? कम है। और एक लार्ज फ्रैक्शन ऐसा आ रहा है जिसकी स्पीड ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा है। इस बार ग्राफ से समझने में शायद आपको इसकी फील ज़्यादा अच्छी आ गई होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एक बार फिर से बोलता हूँ आपको कि इस सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उनमें स्पीड और पॉपुलेशन का ये कुछ ग्राफ आता है। ये ग्राफ ये बताता है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी स्पीड कम है, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, और एक लार्ज पॉपुलेशन ऐसी आती है जिसकी स्पीड ना कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको मैंने आपको इस बार ग्राफ से समझाया, इससे समझना थोड़ा आसान है कि कम स्पीड वाले की पॉपुलेशन कम है, बहुत ज़्यादा स्पीड वालों की भी पॉपुलेशन कम है, और एक लार्ज फ्रैक्शन ऐसा आ रहा है जिसकी पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन ऐसी आ रही जिसकी स्पीड ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो होता क्या है, अगर आप कहीं पर भी मान लीजिए आपने एक कप चाय रखी, वो चाय कुछ देर में ठंडी हो जाती है, तो होता क्या है उसके अंदर, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा, और वो इस लिक्विड सरफेस को छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। इस प्रोसेस को, इस बाहर जाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम वेपोराइजेशन।
इसको बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। ठीक, जिस कारण से चाय का कप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब हमारा मकसद यहां वेपर प्रेशर को समझना है। तो जरा देखिए, हमने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। अब हुआ क्या, यहां से ये ऊपर भागे। कौन वाले? वो जिनकी स्पीड ज्यादा थी। जब ये यहां पहुंचे तो इस कंटेनर की वॉल से टकराए, और थोड़ी देर बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई, कम हो गई। और जब ये कम हुई तो ये क्या हुए, वापस यदि ये इस सरफेस पर टकरा गए तो ये इस लिक्विड में वापस कंडेंस हो जाएंगे। इसीलिए इसको नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। ठीक, ये बात समझ आ गई? फिर से मैं बताऊं, यहां पर मौजूद मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीड वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो साइकिल से चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास रॉकेट है। वो रॉकेट वाले जो हैं वो ये सरफेस छोड़कर बाहर भाग गए। बाहर भाग गए, पहले तो बाहर भाग गए थे, लेकिन अब आपने कंटेनर क्लोज कर दिया। कंटेनर क्लोज करने के दौरान क्या हुआ, ये बाहर तो भागे, लेकिन कंटेनर की वॉल से टकराकर इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करी, और यदि ये लिक्विड सरफेस पर टकराए तो वापस इस लिक्विड के अंदर क्या हो गए, कंडेंस हो गए। मतलब यहां एक तरह से एक रिवर्सिबल प्रोसेस चलने लगी। एक प्रोसेस जिसको हमने नाम दिया है क्या, वेपराइजेशन। दूसरी प्रोसेस जिसको हमने नाम दिया है कंडेंसेशन। जब कभी भी कहीं पर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस चलने लगती है तो आपको पता है कभी ना कभी वो इक्विलिब्रियम पर जरूर पहुंचेगी। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गई तो मतलब क्या हुआ, 10 इधर से इधर जा रहे थे, 10 ही इधर से इधर आ रहे थे। तो यहां मौजूद जो भी वेपर हैं, क्या आपको उनकी संख्या घटती बढ़ती दिखाई देगी? नहीं। अब ये संख्या समय के हिसाब से फिक्स्ड हो गई। यही तो है इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट। और इस वक्त ये कंटेनर के अंदर मौजूद वेपर जितना प्रेशर लगाती है बच्चों, उसी को हम नाम देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड के द्वारा लगाया जाने वाला उस समय का प्रेशर है जब उस लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। सर हमको कैसे पता चलेगा कि बराबर है या कम हो गए या इक्विलिब्रियम आ गया? आप ये प्रेशर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा लो। शुरुआत में मे बी प्रेशर बढ़ता जाए, कुछ भी होता जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। उस वक्त क्या हो जाएगा, मतलब यहां पर न नई वेपर आ रही हैं, न यहां से कंडेंस हो रही हैं, या आप ये कह सकते हो कि जितनी आ रही हैं उतनी वापस जा रही हैं, जिस कारण से यहां अमाउंट कैसा हो गया है, फिक्स हो गया है। उस वक्त का प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। मैं इसको एक एनालॉजी से आपको समझाता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है। यहां सामने से आपके रोड जा रही है। यहां से आपने देखा कि इधर एक सिग्नल लगा हुआ है, जो सिग्नल ग्रीन है और वो खराब है, क्योंकि बहुत देर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ये सिग्नल लगातार ग्रीन ही बना हुआ था। अब यहां से सोचिए, गाड़ियां इधर से जा रही हैं, उनके लिए तो सिग्नल कैसा है, ग्रीन है। इधर से गाड़ियां जा रही हैं, थोड़ी देर बाद यहां पर क्या हो गया, गाड़ियों का जाम लग गया, क्योंकि ये रोड आगे से बंद है। ये आप इतनी ऊंचाई से तो देख सकते हो, लेकिन ये लोग इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। तो यहां गाड़ियों का जाम लग गया। जब इनको पता चला कि यहां अब आगे जगह तो खराब है, ये वापस लौटने लग गए। और हमको थोड़ी देर बाद यहां पर एक खास सिचुएशन दिखाई दी, और वो सिचुएशन ये दिखाई दी कि इधर से इधर दो गाड़ियां जा रही थी, और उसी समय पर दो गाड़ियां जिनको ये पता चल गया था कि आगे कार्य प्रगति पर है, वो वापस लौट रही थी। आपने ऊपर से देखा तो आपको यहां पर ये समझ में आ गया कि यार यहां पर तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। दो गाड़ियां इधर से इधर जा रही हैं और उसी समय पर दो गाड़ियां इधर से इधर आ रही हैं। आपने तुरंत कह दिया कि अगर ये होता रहा तो यहां जो 32 की 32 जो कार हैं, वो अब आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, ये कारें
कारों की संख्या इतनी ही बनी रहेगी अगर ये सिचुएशन मेंटेन रहती है तो। ठीक, वापस लौटते हैं, यहां आते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, ये इधर की तरफ भाग रहे थे। शुरुआत में ट्रैफिक वन वे था, इनको नहीं पता था कि आगे कार्य प्रगति पर है। शुरुआत में ये वन वे था, ट्रैफिक यहां जाते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद यहां गाड़ियों का जाम लगने लग गया और फिर प्रोसेस चालू हुई दूसरी, जिसको इस जगह पर हमने नाम दिया कंडेंसेशन। और जब यहां पर इसी तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उस वक्त यहां जो भी वेपर है उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, फिक्स। और वो जितना प्रेशर लगाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब वेपर प्रेशर पर थोड़ी और डीलिंग करते हैं। मान लो हमारे पास दो लिक्विड हैं। एक, हमको किसी ने कह दिया कि भाई ये रखा हुआ है एल्कोहल, और दूसरा हमको कह दिया कि ये रखा हुआ है ईथर। अभी हमने टेम्परेचर दोनों कंडीशन में सेम रखा और आपसे कहा कि बताओ जब रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा तब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हमने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है। यहां हम वेपर प्रेशर की पहली चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। उसमें पहली चीज बात कर रहे हैं कि जो आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वेपर प्रेशर उनके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे ए और बी हमने लिया हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो दे आर आइसोमर। ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब मैंने आपसे कहा बच्चों ये बताओ कि जितनी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे बताओ कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपने कहा कि टी टेम्परेचर पर तो भागने वाले कुछ वैसे ही होंगे, लेकिन कुछ रॉकेट पर बैठे होंगे, कुछ इस पर होंगे, कुछ उस पर होंगे। लेकिन होगा क्या कि जब आप अल्कोहल के बारे में बात करोगे तो अल्कोहल में खास बात होती है, इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को तेजी से अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, पता है आपको कि हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किसके साथ, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो इसके साथ क्या बना रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। मतलब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये अट्रैक्शन आपको इन ईथर में दिखाई नहीं देगा। अब कॉमन सेंस लगाइए और मुझे बताइए कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर आपका जवाब हुआ कि ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक, यानी वेपर प्रेशर इस चीज पर डिपेंड करने लग गया कि भाई जिसके अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ए के अंदर फोर्सेस ज़्यादा है ना बेटा, तो ए के अंदर फोर्सेस ज़्यादा, तो फिर ए का वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। ठीक, तो ये एक बात डिपेंड करने लग गई किस चीज़ के ऊपर, नेचर पर, कि जिस कंटेनर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन लगाएंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल को वेपर फेज में जाने की उतनी आज़ादी नहीं देगा जितनी आज़ादी उस जगह पर मिल जाएगी इसको जहां पर फोर्सेस रिलेटिवली कैसे हों, वीक हों। इस कारण से ए का वेपर प्रेशर कैसा आ गया, कम आ गया, और बी का वेपर प्रेशर आ गया ज़्यादा। अच्छा, चलो मुझे बताओ, अच्छा यही एक लॉजिक फिर से लगाओ जरा सा। फिर से मैंने कंटेनर लिया और मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि
अब की मैंने इन कंटेनर को कहा, ये मान लेते हैं C है, ये D है, ठीक। इसके अंदर मैंने लिख दिया ये कंपाउंड OH। बे यार, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑफलाइन यही है ना। ऐसे क्या अपन बोर्ड वोर्ड सरका के कुछ भी कर लें, लेकिन कोई नहीं, इसमें भी अपन सब कर लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ हमने C वाले पर जो लिया वो कंपाउंड लिया, ये क्या है इस कंपाउंड का नाम, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और जो मैं D में मैंने लिया वो लिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मुझे बताओ कि आपका जवाब क्या है। ये मैंने एक C सॉल्यूशन लिया, ये D सॉल्यूशन लिया, ढक दूं वरना आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम तो आएगा ही नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ C का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए या D का वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर से वही है बच्चों, कि जिस कंटेनर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल एक दूसरे पर तगड़ा फोर्स लगा रहे होंगे वो वेपर में आराम से नहीं जाएगा। एक दूसरे पर तगड़ा फोर्स लगाने वाले वेपर फेज में आराम से नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका जवाब। तो अगर आपका जवाब ये है कि प्रेशर ऑफ C, वेपर प्रेशर ऑफ C ज़्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ B की तुलना में, अगर आपका जवाब ये है तो आप सही हो, और नहीं है तो दिमाग लगाओ कि क्या होगा। और डाउट आए तो अपन एक काम करेंगे, अपन सब बच्चे जो भी है ना शिखर के, वो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। उसमें अपन इन चीज़ों को, जो हम छोटे छोटे सवाल यहाँ पूछते जा रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम दे देंगे। उन टाइम पर इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपन वहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि वेपर प्रेशर C का ज़्यादा है और D का वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो ये जो है ये वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, ठीक है। आ जाओ यार, हाँ, डी का वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, ठीक। अब एक बात करते हैं फिर से थोड़ा सा, यानी एक चीज समझ में आ गई, वो ये कि ये जो वेपर प्रेशर है ना यार, ये कहीं ना कहीं किस चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, ठीक। एक बात, ये पहला टर्म आ गया, ये ए बात है जो हम लोग को क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। सेकंड चीज है हमारी टेम्परेचर। मान लो अब कि हमने पानी के ही दो कंटेनर ले लिए जिसमें पानी भरा हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये रखा हुआ है टेम्परेचर T1 पर, ये रखा हुआ है टेम्परेचर T2 पर, और मैंने आपसे सिंपली कह दिया कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है। बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक। एक कॉमन सेंस यदि यहां लगाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या होना चाहिए। हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक खास चीज देखी थी, और वो खास चीज क्या थी कि टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर ये ग्राफ जो था वो फ्लैट हो जाता था। फ्लैट होने का मतलब क्या है, फ्लैट होने का मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो पॉपुलेशन टेम्परेचर बढ़ाए जाने के बाद बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब यदि आपने किसी कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो रॉकेट वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो रॉकेट से अब किसी और जगह पर चले जाएंगे, उससे भी किसी तेज स्पीड वाली चीज पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इससे पहले तक अगर ये बाहर भागने वालों की संख्या 10 थी, तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉमन सेंस क्या कह रहा है, अगर आपका जवाब ये है
कि इस वाले कंटेनर का, जिसको हम नाम दे रहे हैं, कुछ भी नाम ले लो यार, ए ले लो, इसको फिर से बी ले लो, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस ए कंटेनर का वेपर प्रेशर बी वाले से ज़्यादा होगा, तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक। अच्छा देखो बच्चों, इसको सोचने का वैसे एक और तरीका भी है। अगर आप चाहो तो उधर जा सकते हो। तरीका क्या है? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, जैसे यहाँ H2O है, H2O यहाँ हो क्या रहा है? अगर प्रोसेस देखो तो H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? H2O गैस के अंदर। ठीक। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Kp लिख रहे हैं, यहाँ गैस है। प्योर लिक्विड के लिए तो अपन बात करते नहीं, उसको तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। हम ये आपको समझाने का एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। अगर आपको ये वाला क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, ये आपको आगे मदद करेगा। ये एक रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिखा जा सकता है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। अब ये टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यदि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है तो क्या होता है, और रिएक्शन यदि एंडोथर्मिक होती है तो क्या होता है, ये मैं फिर से आप पर छोड़ता हूं कि इन दोनों रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर के की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको सोचना है। फिलहाल मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस जगह पर Kp की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी, और चूंकि Kp की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, आपके पार्श और यहां ये इसके बराबर होना चाहिए। Kp की वैल्यू बढ़ गई है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। यानी एक फैक्टर जो था वो था नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। आप इन चीज़ों को रजिस्टर पर अच्छी तरह से लिखेंगे, इनके अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये वीडियो आपके पास आ गया तो आप लिखना बिल्कुल ही बंद कर दें। इनको आप लिखिए अच्छी तरह समझ समझ कर। यहाँ मैंने इधर उधर गोंच दिया है सब, आपके पास पूरा रजिस्टर है, पूरे चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखिए। ठीक। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि यदि हमने एक कंटेनर लिया, मान लीजिए ये हमने चाय का कप है, और इसी चाय को हमने यहाँ पर रख दिया, एक प्लेट में रख दिया मान लीजिए, और हमने आपसे कहा कि बच्चों ये बताओ कि इस जगह पर सेम लिक्विड है, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा हुआ है, बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा वेपर प्रेशर पर? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर कम, क्या सोचते हो इसके बारे में? तो फिर से अपन पहले जो डेली लाइफ है ना, उससे सोचते हैं कि हम लोग ने यहाँ इसके बारे में क्या सीखा है, क्या जानते हैं। ये पता है कि चाय यदि कप में है और चाय एक प्लेट में है, तो ये प्लेट वाली चाय का टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, ये तो कंफर्म है। प्लेट वाली चाय का टेम्परेचर जो है वो तेजी से डिक्रीज होता है, ये कंफर्म है। इसका मतलब क्या लग रहा है आपको कि इसका वेपर प्रेशर और इसके वेपर प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो मैं यहां पर आपको एक पंच लाइन बताता हूं, और वो पंच लाइन ये है कि वेपर प्रेशर नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर आपका
सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब इसको आप या तो मैथमेटिकली विजुलाइज कर लीजिए कि अगर टेम्परेचर सेम है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर, यहां पर भी तो आप पार्शियल प्रेशर किसी गैस का ही लोगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये फिक्स बना हुआ है तो इसको भी फिक्स ही रहना चाहिए, चाहे आप कंटेनर बदल दें या कंटेनर के अंदर चीजों का अमाउंट बदल दें। अगर ये फिक्स है और ये फिक्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर ये फिक्स है तो इसको भी फिक्स रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये फिक्स है, इसका मतलब यहां का प्रेशर, यहां पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है और यहां पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो प्रेशर कैसा है, ये प्रेशर बिल्कुल ही सेम है। अब इसको आप कैसे सोचो, देखिए, जब यहां इस कप में सोचो, आप इस कप के अंदर मौजूद एक मॉलिक्यूल बन जाओ, ये मैंने आपको ही बनाया है, ये सब आप ही हो। मान लीजिए इसकी सरफेस एरिया कम है तो क्या होगा, यहां से उड़ने वाले को कम जगह मिलेगी, इसलिए उड़ेंगे कम। जब ये ऊपर पहुंचेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे तो इनको डूबने के लिए कुआं यहां पर नजर आएगा, जिनमें इधर उधर टकराकर उनको डूबना है। यहां से ये बहुत सारी तादाद में उड़ेंगे, बहुत सारे। लेकिन जब ये इधर उधर वॉल पर टकराएंगे तो क्या होगा, जब वो नीचे झांकेंगे तो उसको नीचे आपका दिखाई देगा एक बहुत बड़ा समुद्र टाइप का, जिसमें डूबकर इन सबको मरना है। मतलब जब आपका सरफेस एरिया कम हुआ तो उड़े कम, कंडेंस कम हुए, नेट में चीजें बैलेंस रहीं। यहां पर उड़े ज्यादा, कंडेंस भी ज्यादा हुए, नेट में चीजें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसका मतलब अगर कोई कहे आपसे कि सरफेस एरिया बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, फॉल्स। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है, ट्रू। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाता है, ट्रू। आ रही बात समझ में? तो नेट में चीजें ऐसे बैलेंस हुई कि इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक, अब इसके बाद की कहानी हम लोग अगले में चालू करेंगे, ये खत्म हो रहा है, ठीक है ना? तो अगला देखते हैं कुछ समय बाद। अगले एपिसोड में कहानी की चर्चा इससे आगे बढ़ाएंगे। अगला एपिसोड ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद आएगा, ये जस्ट थोड़ी देर बाद ही।